तो अभी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से, जहां प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने बहुत सारे अहम बातें कही कि किस तरह से एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार ने अलग अलग तरीके से वहां की जनता को ठगने का काम किया, लेकिन बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार ने किस तरह से केंद्र में रहते हुए केरल के लिए लगातार सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि राज्य में 50 लाख से भी अधिक मुद्रा लोन दिए गए ताकि जो युवा हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान जब वो जनसभा को तिरुवनंतपुरम में संबोधित कर रहे थे, उस पर एक निगाह डालें तो बड़ी बातें में देखिए। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस जनसभा के दौरान क्या कुछ कही। उन्होंने कहा कि इस बार केरल के लोगों में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव में केरल में डबल डिजिट की वहां पे सीटें मिलेंगी एनडीए को, बीजेपी को, और केरल इस बार एनडीए को आशीर्वाद देगा। प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जाहिर की है कि एनडीए को आशीर्वाद मिलेगा डबल डिजिट के तौर पर। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला करते हुए कहा कि अब नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, एक नकारात्मक राजनीति कर रहा है और जिसका खामियाजा हम सबके सामने है। और अब उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अब की बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी केरल को वोट के चश्मे से नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी आने वाले वर्षों में भारत बनकर दिखाएगा, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई आने वाले दिनों में और भी तेज होगी जब हमारी सरकार एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भी गरीबी से लड़ाई जारी रहेगी, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि सेमीकंडक्टर से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर हमारा फोकस है। ऊर्जा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। मोदी की गारंटी, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी, बार बार लगातार प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते रहे हैं कि अगर हमने कोई गारंटी कर दी तो इसका मतलब कि वो गारंटी पूरा होने की गारंटी। और ये जो चुनाव होगा, भारत को आगे ले जाने वाला चुनाव होगा इस बार का लोकसभा चुनाव। विपक्ष का एक ही एजेंडा है, मोदी को अपशब्द कहो। नेगेटिव पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास भारत के विकास का कोई रोड मैप ही नहीं है कि किस तरह से भारत को हम आगे लेकर जाएंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल की सरकार हमारा सहयोग नहीं करती है, केंद्र के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं रखती है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भी परिवारवाद को ऊपर रखा। भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री ने कही और अब परिवारवाद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने परिवारवाद को ऊपर रखा और उनका कोई भरोसा नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर दोहराया। कांग्रेस के युवराज को केरल से बाहर रहने की सलाह दे रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी। हम जानते हैं कि वायनाड से राहुल गांधी एमपी हैं, लेकिन जो लेफ्ट पार्टी है वो वहां से बाहर होने की बात कर रही है, लेफ्ट पार्टी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए हर समुदाय, हर जाति और हर क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तो ये कुछ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और विपक्ष जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स का काम कर रहा है, उसके पास कोई विजन नहीं है। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे
पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज इसरो के आगामी मिशन गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम अब सबके सामने आ गया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरल दौरे पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इन 4 के नामों की घोषणा की और ये 4 भारतीय वायुसेना से संबंध रखते हैं और वहां इनका पायलट के तौर पर एक काफी लंबा अनुभव रहा है। आप इन 4 यात्रियों को जो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे उनको आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री पंख प्रदान किए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गगनयान भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन होने वाला है। इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न प्रकार के कठिन प्रशिक्षणों से, ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है इन दिनों। तो ये एक संशय बहुत दिनों से कि कौन से लोग जाएंगे, कौन से लोग होंगे, तो आज इस राज पर से पर्दा हट गया। इन 4 को आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। यही वो 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो कि गगनयान मिशन के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और कहा जा रहा है कि वहां 7 से 8 दिनों तक रहेंगे अंतरिक्ष में और फिर इनकी सकुशल धरती पर वापसी होगी। हमारे साथ स्पेस मामलों के जानकार स्पेस एक्सपर्ट अजय लेले इस वक्त बने हुए हैं। सर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, जबकि अब ये पूरी दुनिया जान गई कि वो कौन से 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे, उस पर से आज पर्दा हट गया। आई थिंक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसरो का गगनयान प्रोग्राम का जो टाइमलाइन था वो कहीं ना कहीं कोविड की प्रॉब्लम के वजह से उसमें बाधा पहुंची थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसरो काफी कॉन्फिडेंट है कि उनका जो टाइमलाइन डिसाइडेड है उसी टाइमलाइन पे वो चलते जाएंगे। इसीलिए मेरे विचार से अंतरिक्षवीरों को सबके सामने लाया गया है। ये लोग काफी पहले से रशिया में 1 साल से ज्यादा ट्रेन हो चुके हैं। सब्सिक्वेंटली वो भारत में आए। फिर इसरो का एक एजेंसी है जो बैंगलोर के आजू बाजू में स्थित है, जहाँ पे अंतरिक्ष ट्रेनिंग होती है। तो वहां पे भी वो लगातार ट्रेनिंग करते जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम देखें उनका बैकग्राउंड, तो ये ट्रेंड पायलट्स हैं। सो इनको काफी सारी चीजों की जानकारी पहले से ही है। उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट्स के ऊपर और सेम एक्सपीरियंस अब वो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। सो मेरे विचार से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि 40 साल पहले राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में। उसके बाद कोई भी भारतीय अभी तक अंतरिक्ष में नहीं गया है और इन 4 में से 2 या 3 लोग ऐसा कहा जा रहा है कि वहां जाएंगे और 6 या 7 दिन रहेंगे। अजय सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बातें कि ये सारे ग्रुप कैप्टन्स हैं, ये सारे पायलट्स हैं, लेकिन जब अब ये अंतरिक्ष में जाएंगे, धरती के हालात और अंतरिक्ष के हालात बहुत ही जुदा होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं और वहाँ भी 4, 5, 6, 7 दिनों तक रहना और फिर उसके बाद आना, ये जो सारा ऑपरेशन है, ये जो सारा प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लिकेटेड आप इसे मानते हैं इसरो के लिए? इतनी बड़ी चुनौती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसीलिए उनको इतना डिटेल में ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर हम अपोलो मिशन से देखेंगे, रशिया के भी काफी मिशंस गए हैं। सो पूरी दुनिया को अब ये जानकारी हो चुकी है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या फिजिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरह का फूड का प्रोविजन होना चाहिए, किस तरह का एक एटमॉस्फेयर आपके स्पेसक्राफ्ट के अंदर आपको तैयार करना चाहिए। अगर आप स्पेसक्राफ्ट के बाहर आने वाले हो या अंतरिक्ष तो वैसा नहीं करेंगे,
लेकिन आने वाले दिनों में हमें स्पेस वॉक भी करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि भारत का ये लक्ष्य है 2035 तक हमें हमारा स्पेस स्टेशन बनाना है। तो ये काफ़ी सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं और उसके लिए एक बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। सबसे महत्वपूर्णता इनकी ट्रेनिंग की यही है कि उनको ज़ीरो ग्रेविटी में कैसे रहना है। वहाँ खाली रहना नहीं है, वहाँ उनको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उन्हें स्पेसक्राफ्ट चलाना है, स्पेसक्राफ्ट को वापस ले आना है, उसका सेफ लैंडिंग भी करवाना है। सो काफ़ी सारे पहलू होते हैं जिसके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान काम किया जाता है। हम्म। और आपने अजय सर कहा कि जिस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग ली है जाके, मुझे लगता है कि ये इस मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनके लिए होगा कि किस तरह से वो वहाँ पे रहेंगे और कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। और सर हमने देखा पिछले साल ही एक मॉड्यूल को भेजा गया था स्पेस में, TVD जिसे कहा गया, कि हमने उसको भेजा स्पेस में, फिर वो सफलतापूर्वक समंदर में गिरा, उसको फिर इंडियन नेवी के लोगों ने रेस्क्यू किया। क्या ये सारी चीज़ें होंगी जब ये लोग वापस आएंगे अंतरिक्ष में रहने के बाद? नहीं, 2 चीज़ें हैं इसमें। जो मॉड्यूल हमने टेस्ट किया है, वो एस्ट्रोनॉट रेस्क्यू मिशन होता है। ओके। सपोज़ अगर हम एक मिशन को लॉन्च करते हैं और उस मिशन के दौरान कुछ खामियाँ निकलती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हार्म हो एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ को। तो इसके लिए वहाँ पे एक मॉड्यूल होता है, वो मॉड्यूल इमीडिएटली आपके जो स्पेसक्राफ्ट हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स पाए जा रहे हैं, वहाँ से बाहर आता है और वो सफलतापूर्वक समुद्र में प्रवेश करता है। तो वो एक रेस्क्यू मिशन वाला मॉडल है। बट अगर हम स्पेसक्राफ्ट का डिज़ाइन देखें, 2 तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक जो अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है जिसको स्पेस शटल बोलते हैं, वो आसमान में जाता है और धरती के ऊपर वो जैसा एयरक्राफ्ट लैंड करता है, वैसा ही एक रनवे के ऊपर लैंड करता है। लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है, वो रशिया का डिज़ाइन से संदर्भ रखता है। तो वो आते समय स्पेस से नीचे आता है और फिर वो समुद्र में ही ड्रॉप होता है। ये पूरा प्लानिंग करके ड्रॉपिंग होता है। उसके बाद उसको इंडियन नेवी के लोग ले आएंगे ज़मीन के ऊपर और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स बाहर आते हैं। तो हमारा ये डिज़ाइन है। जो टेस्टिंग हुआ था, वो रेस्क्यू करने के लिए अगर कुछ ज़रूरत पड़ी, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया कि मिशन में कुछ खामियाँ हो गई, तो एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया जा सकता है। तो जो रेस्क्यू मॉडल है, उसका हमने परीक्षण किया था। अजय सर, चूंकि ये ऐसा विषय है और मुझे लगता है कि एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, चूंकि आपने कहा कि राकेश शर्मा हम सभी जानते हैं गए थे अंतरिक्ष में, और हमने उसके बाद से रशियन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में समझा और जाना कि वो गए, फिर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, लेकिन भारत की तरफ से भारत के यात्री, अब जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो वहाँ पे जाएंगे, ये सुनकर और देख कर ही काफ़ी रोमांच पैदा हो जाता है मन मस्तिष्क में। इसलिए मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा था कि ये जिन 4 पायलट्स को सेलेक्ट किया गया है, ये इसरो की तरफ से चूंकि अब वहाँ पे जाएंगे, तो एक तो इनका जो पैरामीटर्स होता है सिलेक्शन का, वो क्या कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं, क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन पे सेलेक्ट किया जाता है, और जब वहाँ पे जाएंगे तो इनके खाने पीने की चीज़ें, ऑक्सीजन की सप्लाई, वहाँ पे कैसे रहेंगे 6-7 दिनों तक, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अगर लोग जानेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनके लिए। इसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अब इसरो का जो नेक्स्ट लॉन्च होगा, अगर आपने देखा होगा, आज भी वो चलचित्र दिखाया था कि एक रोबोटिक इक्विपमेंट, जो ह्यूमन्स वहाँ जाएँगे, वही एक्टिविटी वो रोबोटिक इक्विपमेंट करेगा। तो होता क्या है कि रोबोटिक इक्विपमेंट के लिए आपको बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का प्रोविज़न नहीं करना पड़ता, खाने-पीने के इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन जब वो रोबोट को ह्यूमन रिप्लेस करता है, तो जैसा आपने कहा, ऑक्सीजन का इश्यू आता है, बेसिकली खाने-पीने का इश्यू आता है, बिकॉज़ आपको वहाँ 6-7 दिन रहना है। तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं इस देश में, जो ऑलरेडी ऑल दीज़ एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर चुकी हैं। मेरे विचार से डीआरडीओ ने भी खाने-पीने के इक्विपमेंट, खाने-पीने का जी। प्रबंध करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सो एक टिपिकल एस्ट्रोनॉट फूड रहता है। और हमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसको लगती है, क्योंकि जब आदमी जाता है, तो हर आदमी का एक खाने-पीने का कुछ तरीका होता है। उनके टेस्ट्स होते हैं, उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती। तो ये सब चीज़ों का भी पहले से ही प्रावधान करते हैं, क्योंकि जो वेस्ट के लोग जाते हैं, वो बेसिकली वेस्टर्न फूड होता है। लेकिन इंडिया के जब अंतरिक्ष जाएँगे, मुझे इसके बारे में डिटेल्स अभी तक इसरो ने ओके। दिए नहीं है, बट मेरे विचार से इंडियन फूड इनके साथ जाएगा। अच्छा तो अजय ये सर, एक महत्वपूर्ण बात है। चूंकि ये स्पेस में जाएंगे, ज़ीरो ग्रेविटी में जाएंगे, तो क्या इन चारों को ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करवाया गया होगा, आपको लगता है?
बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए तो 1 साल से ज़्यादा परीक्षण किया जाता है। हुँ, और किन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, हुँ, ये एयरफोर्स ऑफिसर्स है, ये टेस्ट पायलट हैं। हुँ, तो इसका मतलब इनको पहले से ही आसमान में जाने का एक ज़ीरो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में थोड़े समय के लिए ही, हुँ, हुँ, कुछ सेकंड्स के लिए रहने का एक्सपीरियंस है। और हुँ, टेस्ट पायलट इसलिए सिलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी सारी ऐसी चुनौतियों को एक्सप्रेस जी, करने की या चुनौतियों को सामना करने की उनकी हुँ, ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। हुँ, बिकॉज़ वो बेसिकली नॉर्मल फ्लाइंग से ऊपर उठते हैं हुँ, और जब ऊपर उठते हैं तो एक सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही वो पहुँच जाते हैं टेस्ट पायलट बनने के लिए। हुँ, 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 तो इनका जो सिलेक्शन होता है दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी डीप सिलेक्शन। और हुँ, उसके बाद हमने अगर उनका ट्रेनिंग देखा तो हुँ, उनका रशिया में 13 महीने का ट्रेनिंग हो चुका है। हुँ, हुँ, अंतरिक्ष में जाने के लिए जी, उतना ट्रेनिंग नॉर्मली ठीक होता है। हुँ, हुँ, लेकिन उनका एक एडवांटेज रहा है, हुँ, हुँ, कोविड के कारण हमारा मिशन जा नहीं पाया। हुँ, तो हुँ, ऐसा नहीं है कि 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। हुँ, उनका हुँ, ट्रेनिंग भारत में आने के बाद लगातार चलता गया। तो इनका ट्रेनिंग के ऊपर भी काफ़ी सारा उन्होंने एक्सपीरियंस पा लिया है। जी, तो मेरे विचार से ये अंतरिक्ष अब टोटली ट्रेन्ड है। इसीलिए उनको आज पूरी दुनिया के सामने लाया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसरो का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अब इसरो को कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में उनका जो टाइमलाइन डिसाइड है, उस हिसाब से वो आगे चलते जाएँगे। लेकिन दूसरी अजय सर, महत्वपूर्ण चीज़ ये है चूँकि कि ये 2025 में हम कह रहे हैं कि ये लोग जाएँगे और अभी 2024 का सारा वक़्त है, ऐसे में ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अब इनके सामने किस तरह की ये ट्रेनिंग करेंगे, किस तरह की चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे? क्योंकि 2025 में ऐसा कहा जा रहा है कि इसरो इन्हें भेज सकता है स्पेस में। इनका ट्रेनिंग अब 2 तरीके का हो सकता है। एक तो वो कंटिन्यूटी इन द ट्रेनिंग जो होगा, जो वहाँ से सीख के आए हैं, वही ट्रेनिंग बार-बार करते रहना चाहिए उन्हें। और दूसरी चीज़ हमारा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा है। तो मेरे विचार से ये प्रोग्राम जैसे डेवलप हो रहा है, तो उसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता होगा। हुँ, तो हुँ, राइट फ्रॉम डिज़ाइन स्टेज टिल टेकिंग द स्पेसक्राफ्ट टू द स्पेस, आई थिंक उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। कई हुँ, सारे एस्ट्रोनॉट्स ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली जो विकसित देश है अमेरिका जैसे, कि उनके तो स्पेस शटल्स बने हुए हैं। हुँ, जस्ट एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करते हैं और ऊपर भेजते हैं। हुँ, मेरे विचार से ये एस्ट्रोनॉट्स को ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी उनके लाइफ में कि हुँ, वो खाली एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग नहीं ले रहे होंगे। वो जैसे ही प्रोग्राम विकसित हो रहा होगा, हुँ। वैसे हर प्रोग्राम में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। सो मेरे विचार से टेक्नोलॉजिकली ये एस्ट्रोनॉट्स ज़्यादा ट्रेन्ड हो सकते हैं। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अजय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बातें समझाने के लिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से वो जाएँगे, वहाँ पे रहेंगे, उनके खाने-पीने की चीज़ें क्या होंगी, इनको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अजय लेले, स्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी
और VSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्वस्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। पीएम ने कहा कि आज के समय में अंतरिक्ष कार्यक्रम में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अब बात ताजा खबर की। और बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो जिसकी 15 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इनमें से 10 सीटें यूपी से हैं और इस चुनाव में सबकी निगाहें यूपी पर ही बनी हुई है, क्योंकि यहां एक सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी तक जो भी घटनाक्रम यूपी में हुए हैं, उससे पूरी आशंका है कि समाजवादी पार्टी की ओर से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। पहली बात तो यह कि समाजवादी पार्टी के विधायक और चीफ व्हिप मनोज पांडे अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले राजा भैया और जयंत चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में यह खलबली तब से मची है जब कल अखिलेश यादव के डिनर में उनके 8 विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें खुद मनोज पांडे भी थे और उनके साथ साथ 7 और नाम हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी, जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चले जाएंगे। तो यूपी में 10, कर्नाटक में 4 और हिमाचल में 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। और वहीं मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मनोज पांडे पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और उन पर भरोसा करके ही वो फैसला ले रहे हैं। किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या। और इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एनडीए के 8 उम्मीदवारों की आज जीत होगी और समाजवादी पार्टी के नेता ही उन्हें जितवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। और इस सबके बीच राष्ट्रीय लोक दल ने विधायकों की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर लिखा है कि पार्टी के सभी 9 विधायकों ने एक साथ एकमत होकर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ जी को वोट किया है। राष्ट्रीय लोकदल का वोट किसान, नौजवान, गरीब और महिलाओं के हक में है। हर वोट भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रभावित और प्रेरित है। सभी माननीय विधायकों का धन्यवाद है जिन्होंने देश की मूल भावना के प्रति, चौधरी साहब के आदर्शों, मानकों और उनके सपनों के प्रति अपनी कड़ी मुहर लगाई है।
और वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे राज्यसभा चुनाव में विधायक पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल के बीच आ रही खटपट की खबरों के बीच मतदान के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है, इसलिए आज मेरा वोट पीडीए के हित में समाजवादी पार्टी को गया है। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। कर्नाटक की बात किया तो कर्नाटक में भी बीजेपी और जेडीएस गठबंधन एक कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को यहां भी फंसा दिया है। We are very confident and we are hopeful, we are optimistic. और राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए सपा विधायक पल्लवी पटेल के नहीं पहुंचने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वे अभी तक नहीं आई हैं, तो वे जाने, मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है अखिलेश यादव की तरफ से कि वो नहीं आई हैं, अब उनकी अंतरात्मा जाने कि वो क्यों नहीं आई हैं और किन्हें वो अपना वोट देंगी। पल्लवी पटेल भी नाराज। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से, तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन पल्लवी पटेल ने अभी आके कहा हमारे सामने में, सबके सामने में, कि वो पीडीए के साथ है और वो पीडीए ही रहेंगी। लेकिन इस सबके बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचारधारा पर ही वोट किया है। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है, जिसका पार्टी के अंदर ये कहकर विरोध हो रहा है कि सिंघवी बाहरी हैं और उनका हिमाचल से कोई नाता नहीं है। वहीं बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पास हिमाचल में 40 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। अगर आंकड़ों से समझे तो कांग्रेस को अपने कैंडिडेट को जिताने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जबकि बीजेपी की नजर कांग्रेस खेमे से टूट पर टिकी हुई है। और इस राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हो रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली से हैं ऋषि कुमार और हमारे साथ लखनऊ से हैं आशुतोष शुक्ल। आशुतोष, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बात तो कहाँ हो रही थी 10 में से 7 और 3 की, लेकिन अभी जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि 7 दिन नहीं है बल्कि 8 और 2 का हिसाब हो गया है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। बिल्कुल, जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं, वो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि उन्होंने अपने कुनबे को बचा पाने में वो कहीं न कहीं असफल रहे हैं और सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी, एक राज्यसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 मतों की आवश्यकता होती है, लेकिन बीजेपी ने 38 अलॉट किया था एक राज्यसभा सदस्य के लिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आश्वस्त थी कि उसके पास इतना समर्थन है कि वो इसके बाद भी अपना 8वां कैंडिडेट यहाँ पर जिता सकती है। जो कुछ भी यहाँ खबरें आ रही हैं, अभी मतगणना के बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि आधे दर्जन से अधिक सपा के विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है। क्या संख्या होगी, किस तरह से, अभी कुछ बचे हुए वोट हैं, जब वो सामने आ जाएंगे तो चीज़ें 4 बजे के बाद जो है बहुत कुछ साफ हो जाएंगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से एनडीए के घटक दल हैं वो जो है इकट्ठा रहे हैं, और जबकि पीडीए या समाजवादी पार्टी के जो हैं वो समाजवादी पार्टी स्वयं अपने दल को जो है बचाए रखने में, अपने ही विधायकों को बचाए रखने में कहीं न कहीं असफल रही है। और आशुतोष, इस सब के बीच जो मनोज पांडे हैं, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करने के बाद चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया, और खबर यह भी आ रही है कि 8 जो उनके विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। देखिए, 8 विधायकों की एक लंबी फहरिस्त है और
इस फहरिस्त के हिसाब से अगर हम कहें तो ये सारे विधायक जो है अपना मतदान देने के बाद जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ जो है वो जाकर के उनसे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और उन्हीं के साथ वोट देने गए थे। और इस फहरिस्त की अगर हम बात करें तो राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, मनोज प्रजापति, महाराजी प्रताप प्रजापति, आशुतोष मौर्य, इस तरीके से लगभग 26 से 28 मत जो है वो माना जा रहा है कि अतिरिक्त जो है जुगाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 8 वोटों की ज़रूरत थी और तीसरे कैंडिडेट के लिए सिर्फ 3 वोट चाहिए थे समाजवादी पार्टी को, लेकिन यह अब इस वक्त साफ तौर पर कहा जा सकता है मतगणना के पूर्व भी कि 8वें कैंडिडेट के जीत की प्रबल संभावनाएं जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। चलिए, तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने ही कुनबे को संभाल पाने में वो असफल रही है, उनके अपने ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, और जिस बात का जिक्र ओपी राजभर कर रहे थे कि एनडीए को ही जिताने में ये तमाम जो विधायक हैं वो लगे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार भी न्यूज़ रूम से बने हुए हैं। ऋषि, राज्यसभा के लिए हालांकि बहुत सारे प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, आज अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ स्थिति इन चुनावों के नतीजों के बाद राज्यसभा की होगी? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की अगर हम स्थिति को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो सीटों के आधार पर जिन सीटों को फिक्स किया जाता है राज्यसभा में, उस पे अभी 245 सीटें अभी फ़िलहाल हैं, लेकिन 255 सीटों के लिए इसमें प्रावधान रखा जाता है। रही बात इस समय के आधार पर अगर हम देखें तो 41 सीटों पर बिना वोटिंग के जो परिणाम है वो सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 20 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। राज्यसभा में बीजेपी की जो सीटों की संख्या है, एक बड़ी खबर आ रही है, मनोज पांडे जो हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया था, वो अब रायबरेली से उम्मीदवार होंगे लोकसभा के। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनोज पांडे को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने का भी वादा किया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जबकि राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं यूपी में, उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मनोज पांडे जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के नेता रहे थे, समाजवादी के पार्टी के नेता के तौर पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उन्होंने चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद ये जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है कि उन्हें रायबरेली सीट से, कांग्रेस की जो परंपरागत सीट रही है रायबरेली, वहां से बीजेपी वहां से इसे लोकसभा चुनाव के लिए, एमपी के लिए वहां पे सीट दे सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और आज ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप के पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। मनोज पांडे को केंद्र में भी एक दूसरा ऑफर यह भी है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने का भी वादा किया गया है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर। लेकिन रायबरेली सीट अभी कांग्रेस के पास है और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि यहां से मनोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो ऋषि, ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और उसका जीता जागता नमूना मनोज पांडे, क्रॉस वोटिंग की, चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दिया, और अब उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट से लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर टिकट दिया जा सकता है। ऋषि, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिना किसी वोटिंग के जी। ये कई बार चुनाव हो जाते हैं, लेकिन जब कंटेस्ट हो जाता है और एक सीट पर एक से अधिक उम्मीदवार हो जाते हैं तो ये मतदान की प्रक्रिया सामने आती है। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम कह सकते हैं कि जो सियासत है वो लोकसभा से पहले की सियासत बन गई है, यानी कि लोकसभा की लड़ाई से पहले राज्यसभा की लड़ाई से तय किया जा रहा है कि लोकसभा का जो समीकरण है वो कैसा हो। खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अगर मनोज पांडे को अगर कैबिनेट में लिया जाता है या उन्हें लोकसभा में रायबरेली से उम्मीदवार बनाया जाता है, क्योंकि माना जा रहा था कि जब क्रॉस वोटिंग हुई थी और ये सभी के सभी जो विधायक हैं, अधिकांश विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले रायबरेली से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 3 से 4 विधायक, ये ही लोग शामिल थे। अगर ये लोग शामिल हो जाते, यानी कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा रायबरेली सीट पर जो है वो अगर समाजवादी पार्टी से छिटक कर अगर बीजेपी में चला जाता है तो बीजेपी के लिए रायबरेली की जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हम जानते हैं कि कांग्रेस इस पर बड़े लंबे समय से काबिज रही है
और इस सीट को लेकर बीजेपी चूंकि अमेठी पहले जीत चुकी है और रायबरेली जीतना, और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 80 में से 80, ऐसे में 80 में से 80 करने के लिए रायबरेली को भी सुनिश्चित करना ज़रूरी था। बिल्कुल कि रायबरेली को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे हम उसे जीतने के लिए पहले से ही तय कर पाएं। मुझे लगता है बीजेपी ने यही दाव राज्यसभा के चुनाव के माध्यम से खेला है और इसमें जो रायबरेली की सीट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इनमें जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं जो बताए जा रहे हैं, हालांकि ये बाद में तय हो पाएगा कि कौन कौन से विधायक क्रॉस वोटिंग करके गए थे, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं अगर ये बिल्कुल सही साबित होती हैं तो रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। जी आशुतोष, ऐसे में जैसा कि ऋषि कह रहे हैं कि अगर ये सारे विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, अगर ये रायबरेली क्षेत्र से ही आते हैं, तब तो यहाँ से जो जीत है, जो विपक्षी पार्टी सोच रहे कि हम यहाँ से जीत जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, चूंकि दोनों के बीच समझौता हो गया है, ऐसे में ये सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा इंडी गठबंधन के लिए। देखिए, अगर हम कहें तो अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों पर जोरदार प्रहार जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन गांधी परिवार की परंपरागत सीटों पर किया है। अगर देखें तो राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज विधानसभा से विधायक हैं, जो अमेठी संसदीय क्षेत्र में आता है। महाराजी प्रजापति अमेठी से विधायक हैं, जो अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। महाराजी प्रजापति गायत्री प्रजापति जो इस समय जेल में निरुद्ध हैं, उनकी पत्नी है और समाजवादी पार्टी को बड़े करीबी रह चुके हैं। इसके अलावा जो है अयोध्या की सीट से अयोध्या की तरफ हम देखें तो अभय सिंह जो आज क्रॉस वोटिंग किए हैं, वो भी वहाँ पर एक मजबूत विधायक हैं। तो निश्चित रूप से जो गांधी परिवार का क्षेत्र था, जहाँ पर उनकी पकड़ जो है कमज़ोर थी, चाहे वो अमेठी में हालांकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराया था, तो अब रायबरेली जैसा कि ऋषि कह रहे हैं कि जब 80 में 80 ठीक करना है तो उसमें रायबरेली भी आता है। और रायबरेली में मजबूती के साथ, और अगर थोड़ा सा पीछे जा कर के देखें तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में रहते हुए विरोध किया था मनोज पांडे ने, तमाम सारे उनके वक्तव्यों का खंडन किया था और उसके बाद जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। उसके बाद आज फिर मनोज पांडे धमाका करते हुए सचेतक के पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया और साफ तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की। और इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं सुबह से कि समझौता क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, और माना जा रहा है कि रायबरेली की सीट से उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लड़ाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो अभी सूत्र हैं, आशुतोष हम जानते हैं कि इसको अभी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा गया, अमेठी पर जरूर लगी रहती हैं। लेकिन आशुतोष, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की तोड़फोड़, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होना यूपी की पॉलिटिक्स में, इसके क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? इसको कैसे समझा जाए? चूँकि वहाँ की जनता भी काफ़ी समझदार है, कैसे इसको देख रहे हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से समाजवादी पार्टी का जो विधायक है क्रॉस वोटिंग कर रहा है और जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो वहाँ पे जीतने की कोशिशों में लगा हुआ है, इसको अगर आम चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, आम चुनाव के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो ये बिल्कुल ट्रायल था यह चुनाव। खास तौर पर ये राज्यसभा का चुनाव जब अपने ताकत का प्रदर्शन करना था, ताकत के प्रदर्शन को ही करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार भी उतारा, अतिरिक्त उम्मीदवार समाजवादी पार्टी भी लेकर के आई। लेकिन जिस तरह से समीकरण बने और लोगों ने छोड़ा पार्टी, जितने लोगों ने छोड़ करके क्रॉस वोटिंग की है, तो थोड़ा सा जो सामाजिक व्यवस्था है इस वक्त, जिस तरह से राजनीतिक मूड है इस उत्तर प्रदेश का, और ख़ास तौर पर जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जिस तरह से लोगों की आस्था और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन बढ़ा है, कहीं न कहीं इन विधायकों के माथे पर इस बार की चिंता की लकीरें थी कि हमें विरोध में रहने पर उनका जो राजनीतिक जनाधार था वो खिसकता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए वो भी अवसरों की तलाश में थे कि किस तरीके से जनता के मूड के हिसाब से राजनीति की जाए, और वही जनता का मूड जो है आज कहीं न कहीं प्रभावी दिखाई दिया है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है। बिल्कुल ऋषि, एक आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि लोकसभा में बीजेपी की स्थिति, एनडीए की स्थिति काफ़ी मजबूत है, राज्यसभा में इस चुनाव के बाद से राज्यसभा में भी अब कहा जा सकता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, आज घटित हो रही हैं, उसके बाद से पलड़ा जो है और संख्या बल के मामले में भी राज्यसभा में भी बीजेपी और एनडीए की स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है।
बिल्कुल, देखिए अगर हम इन 56 सीटों में से 57 सीटों में से अगर देखें तो 41 सीटों पर जो जीत हुई है अलग अलग दलों की, उनमें से 20 सीटें बीजेपी के पास आ चुकी हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था कि 7 और 3 का समीकरण सीधा सीधा बनता हुआ लग रहा था और समाजवादी पार्टी को मात्र 3 से 4 वोटों की ज़रूरत थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बड़ा अंतर पूरा करना था। तो ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है, तीसरी सीट को। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को वॉकओवर नहीं दिया और उसको सीधा मुकाबला उनके सामने खड़ा कर दिया, अब तो जिस तरीके की स्थिति बनी है, न सिर्फ मुकाबला बल्कि चुनौती दे डाली और उनके ही जो तमाम विधायक हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको अपने पक्ष में करके एक साफ संकेत दे दिया कि यूपी की सियासत में भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और जो वो कह रही है कि 80 में से 80, उसका ये एक तरीके से ट्रेलर माना जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को उनके जो तमाम विधायक हैं, खासतौर से अमेठी रायबरेली के क्षेत्र के विधायकों को अपने पाले में करके ये बताने की पूरी कोशिश है कि अब अमेठी रायबरेली तो पूरी तरीके से कब्जे में आने की जो उनकी रणनीति है वो पूरी हो रही है। क्योंकि अमेठी रायबरेली को लेकर आमतौर पर जनमानस में ये रहता था कि ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई सीटें और इनको आमतौर पर ये माना जाता था कि इनको हरा पाना मुश्किल होता है, लेकिन पिछली बार अमेठी हराया और इस बार भारतीय जनता पार्टी लगता है ठान कर बैठी है कि रायबरेली हराने के लिए ये जो रणनीति है उसी का आज शाम तक देर रात तक नतीजे आ जाएंगे, हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ नतीजे आते हैं उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, लखनऊ समाचार जुड़ने के लिए, और ऋषि आपका भी दिल्ली समाचार जुड़ने का। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शराब घोटाले को लेकर। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम को पूछताछ के लिए समन भेजा है और ये 8वां समन है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हम जानते हैं कि ईडी के 7 समन पर भी केजरीवाल पूछताछ में नहीं आए। एक बार फिर से आज ईडी ने केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, और उन्होंने कहा है कि आप अगले महीने मार्च में 4 मार्च को आप आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और ये सारा मामला जो है वो आबकारी मामले से जुड़ा हुआ है, आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो दिल्ली के शराब घोटाले से ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। तो ईडी ने पूछताछ के लिए 4 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। अब तक अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल भी नहीं गए, पूछताछ में वो शामिल नहीं हुए। 7 बार उनको समन भेजा गया था और 7 के 7 बार वो नहीं गए, उस समन का पालन नहीं किए, वो पूछताछ में नहीं गए। अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से समन भेजा गया है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। देखिए, बिल्कुल ये 8वां सम्मन है और सिंह मैं बता दूं कि 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 7 बार अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी सम्मन का जवाब देने के लिए ईडी मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। अब ये 8वां सम्मन है और ईडी लगातार कोर्ट को भी ये इन्फॉर्म कर रही है कि किस तरीके से जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए लगातार सम्मन कर रही है, लेकिन किस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा उन जो सम्मन है उनकी अवहेलना की जा रही है, उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सम्मन गैर कानूनी है और वो निर्दोष है, लेकिन सम्मन के जवाब देने के लिए वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। अब ईडी ने 8वां सम्मन उनको भेजा है और 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। असीम, और जैसा कि नीरज, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि मामला जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट एक बार कुछ कह दे फिर हम उपस्थित होंगे पूछताछ में शामिल होने के लिए। देखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में मामला जरूर है। तो कोर्ट में मामले के तहत जो सुनवाई है वो 18 मार्च को कोर्ट में होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ईडी सम्मन भेज रही है तो आप ईडी के सवालों के जवाब नहीं दें, और ना ही कोर्ट की तरफ से ये कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं तो जो प्रवर्तन निदेशालय है कि वो जो सम्मन है अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते। तो ये कह सकते हैं कि गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश है। कोर्ट की तरफ से कभी भी नहीं कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ नहीं कर सकती है।
और नीरज, जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में बीते दिनों सुनवाई हुई थी, उसके बाद से ये समन जारी होना केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात? देखिए, हर एक जो सम्मन है वो चिंता की बात है, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि उनके पास तमाम सबूत हैं इस बात के कि किस तरीके से साउथ लॉबी का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। आपने देखा भी है कि आम आदमी पार्टी के दो जो वरिष्ठ नेता हैं, एक तो जो सांसद हैं संजय सिंह, और उसके अलावा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो इस समय जेल में है। यहाँ तक कि उनकी जो जमानत याचिका है वो भी कोर्ट स्वीकार नहीं कर रहा है, और कोर्ट भी ये मानता है कि बड़े पैमाने पर करप्शन का खेल खेला गया है, लाखों करोड़ों रुपए की हेरफेर हुई है। और ईडी ने ये तमाम जो दस्तावेजों के थ्रू कोर्ट को ये जानकारी भी दी है कि किस तरीके से साउथ लॉबी का जो पैसा है वो गोवा पंजाब के इलेक्शन में लगा। इसमें अरविंद केजरीवाल की सहमति से सब कुछ हुआ, क्योंकि जो सरकारी गवाह हैं उन्होंने ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल को तमाम जानकारियां थी कि किस तरह से शराब नीति बनाई जा रही है, किस तरह से जो शराब कारोबारी हैं उनको लाभ देने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कुछ ना कुछ नए बहाने बना रहे हैं। कभी विपक्षना का बहाना बनाते हैं, कभी राजनीतिक व्यस्तता का बहाना बनाते हैं, कभी ये कहते हैं कि ईडी के संबंध गैर कानूनी है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नीरज, और ये साफ तौर पर दिल्ली की जनता पूछताछ के लिए बुलाया है। और बिल्कुल नीरज, और दिल्ली की जनता साफ तौर पर देख भी रही है कि किस तरह से गिरफ्तार होने के डर से अरविंद केजरीवाल ईडी का सामना नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि जब भी पुलिस की जो पहरा है वो बढ़ाया जाता है या पुलिस जब भी लगाई जाती है, आप देखें कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, आज गिरफ्तार कर रहे हैं, कल गिरफ्तार कर रहे हैं, परसों गिरफ्तार कर रहे हैं। तमाम तरह की जो भ्रामक जानकारियां हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के सामने पेश की जाती है। आपने देखा होगा कि लगातार ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष हैं, बिल्कुल ईमानदार है, किसी भी तरह की भूमिका उनकी नहीं है, शराब घोटाले में लेकर कोई भी करप्शन नहीं किया है। और इसी तरह की बातें ये पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए भी कहते थे, संजय सिंह के लिए भी कहते थे। लेकिन तमाम जो जांच जब सामने हुई है, इसके अलावा जो दस्तावेज सामने आए हैं, इसके साथ ही जो सबूत सामने आए, उसने ये बता दिया है कि आम आदमी पार्टी जिस राजनीतिक जो स्वच्छता की बात करती है, जिस करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उसी करप्शन में आज ये आम आदमी पार्टी डूबी हुई है और दिल्ली की जनता बखूबी इसे देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर ईडी ने 8वां समन जारी किया है और उसने कहा कि 4 मार्च को आप पूछताछ के लिए हमारे सामने आए। अब देखना होगा कि 8वें समन पर भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल उपस्थित होते हैं या फिर नहीं। बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनाधिकृत रूप से बनी धार्मिक संरचनाएं कभी भी धर्म प्रचार का स्थान नहीं हो सकती हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद को हटाने का आदेश देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले कई आदेशों का हवाला दिया, जिनमें राज्यों और हाई कोर्ट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह के धार्मिक स्थल का निर्माण ना हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक जगहों पर मंदिर या मस्जिद के नाम पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह आदेश मद्रास हाई कोर्ट के नवंबर 2023 के फैसले के खिलाफ एक मुस्लिम धार्मिक संस्था द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने मुस्लिम संस्था को चेन्नई में सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद हटाने का आदेश दिया था। मामले में हिदायत मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील एस नागामुथु ने तर्क दिया कि मस्जिद के कारण जनता को कोई बाधा नहीं थी और ट्रस्ट ने जमीन का उक्त टुकड़ा खरीदा था। वहीं पीठ ने कहा कि मस्जिद की जमीन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहित की गई थी और ट्रस्ट ने बिना किसी परमिशन के धार्मिक संरचना का निर्माण किया था। नागामुथु ने तर्क दिया कि भूमि, ये जो जमीन थी वो बहुत लंबे वक्त तक खाली थी, जिसका अर्थ है कि सरकार को किसी भी पब्लिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। नागामुथु के इस तर्क पर दोनों जजों के बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि आप भूमि का अतिक्रमण करेंगे? जमीन सरकार की थी और वे इसका उपयोग कभी भी कर सकती है, लेकिन आपको उस जमीन पर अवैध कब्जे का कोई अधिकार नहीं है।
महाराष्ट्र में मनोज जारांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मनोज जारांगे पाटिल ने महाराष्ट्र को अस्थिर करने को लेकर बयानबाजी की थी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों पर आरोप भी लगाया था। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मामला काफी गर्मा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा में भाजपा विधायक आशीष शेलार ने मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आदेश दिया है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा है कि मराठा आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कौन शामिल था, इसकी सरकार एसआईटी से जांच कराए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वो हिंसक कृत्य या हिंसक बयान नहीं देता है। इसके बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा कि मराठा समुदाय को लेकर उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मराठा समुदाय जानता है कि उन्होंने अब तक क्या किया है। मनोज जारांगे के भाषण के बाद मराठा समुदाय मेरे पीछे खड़ा हो गया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मनोज जारांगे के पीछे कौन है ये सबको पता लग जाएगा। विधान परिषद में भाजपा के प्रवीण दरेकर ने भी इस मुद्दे को उठाया और मांग की कि आंदोलन में किसने मदद की इसका पता लगाने के लिए एसआईटी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर मनोज जारांगे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे बयानों की जांच होनी चाहिए। बिहार में आरजेडी विधायक किरण देवी के आरा के अगियाव स्थित आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। लैंड फॉर जॉब और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छानबीन करने के लिए दिल्ली और पटना की ईडी टीम किरण देवी के आवास पर पहुंची है। किरण देवी पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी हैं और लालू राबड़ी परिवार की बेहद करीबी बताई जाती हैं। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की टीम किरण देवी और अरुण यादव के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और आज एक बार फिर ईडी की 10 सदस्यीय टीम भारी संख्या में सीआरपीएफ के साथ छापेमारी करने पहुंची है। तो आरजेडी विधायक के आवास पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। किरण देवी के घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आरजेडी विधायक के आवास पर ईडी की छापेमारी। एनआईए खालिस्तानी और गैंगस्टर के गठजोड़ मामले में पंजाब और राजस्थान में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी पंजाब में 14 जगहों पर और राजस्थान में 2 जगहों पर हो रही है। इसके अतिरिक्त आतंकी गतिविधियों में 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ भी कर रही है। और अब व्यापार जगत की खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की रफ्तार बढ़ी है, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रफ्तार के साथ विकास कर रही है। It is our duty to provide the future coming generations a better India which gives opportunities for our youth to say, everything lies here, this is my motherland, and I feel proud to be here and contribute it further rather than say, I'm not sure I'll have anything to do in this country, although I love it, I want to leave it because I need to take care of my family. So it's in a way our duty to provide the future generations a better country of which all of us can be proud, not just nationalistically proud, but also for the inclusive achievements that can be brought in if you look at a developed 2047. And that's the goal. And to have a conclave to talk about it, particularly among industry leaders. वित्त मंत्री ने स्टार्टअप और फिनटेक क्षेत्र की करीब 50 कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। फिनटेक कंपनियों से जुड़े नियामकीय मुद्दों
और कंपनियों की ओर से नियमों का सख्ती से पालन करने पर विचार विमर्श को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में रेजरैप, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे के शीर्ष एग्जीक्यूटिव्स के साथ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनियों की चिंता को दूर करने के लिए आरबीआई को उनके साथ हर महीने बैठक करने के लिए कहा है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हो रहा है। बैठक में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा को अंतिम रूप दिया। साथ ही विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए एक सबमिशन भी जारी किया गया, जिसमें WTO की स्थापना करने वाले मार्केश समझौते के अनुबंध 4 में IFD समझौते को शामिल करने की मांग की गई। आपको बता दें कि IFD समझौता WTO में चीन द्वारा स्थापित और सक्रिय रूप से नेतृत्व किया गया पहला वार्ता विषय है। चीनी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि IFD समझौता का उद्देश्य वैश्विक सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना, विकासशील सदस्यों के लिए कारोबारी माहौल में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए विदेशी निवेश के उपयोग का विस्तार करने में मदद करें। तो मीडिया प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं आज हो रहे राज्यसभा चुनाव पर, जिसके नतीजे आज शाम तक आ जाएंगे। तो इसके साथ ही मीडिया प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।